नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लैब रैट्स में। आज का लेक्चर टॉपिक है लैकोपेरॉन और ये वीडियो इस टॉपिक का 4th पार्ट है। लेकिन आज के वीडियो में कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि पिछले 3 वीडियोस में जितना भी ज्ञान हमने बटोरा है उसे आज अच्छे से यूज़ करना है और प्रीवियस ईयर के सीएसआईआर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और साथ-साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाना। अच्छा, ऐसे लोग जो लैकोपेरॉन को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए एक सजेशन है कि आप इसके पहले 3 पार्ट्स ज़रूर देख लें। पहले उस थ्योरी को क्लियर कर लें, देन इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप इस सारे क्वेश्चंस को समझ के अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आपको मेरे फेसबुक पेज का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। आप उस पर विजिट कीजिए, टाइम हो तो पेज को लाइक कर देना, फॉलो कर लेना और उसके सारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्वेश्चन सीएसआई जून 2015 का है, सेक्शन सी का है, यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन है, P1 P2। P1 का जीनोटाइप ये है और P2 का जीनोटाइप ये है। ठीक है, इन दोनों स्ट्रेन को यूज करके एक मेरोडाइप्लॉइड डॉटर स्ट्रेन बनाया गया है जिसको हमने D से डिनोट किया है और पूछ रहा है कि इन तीनों ही स्ट्रेन में बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन यानी कि Z जीन इसकी किस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलेगी इन तीनों ही स्ट्रेन में। तो जेनोटाइप कैसे होंगे पहले वो देख लेते हैं। P1 के केस में जेनोटाइप ये होगा, P2 के केस में जेनोटाइप ये होगा। और क्योंकि जो हमने मेरोडाइप्लॉइड डॉटर स्ट्रेन बनाया है वो लैकोपेरॉन के कंटेक्स्ट में बोल रहा है, यानी कि ये डॉटर स्ट्रेन किस जीन के लिए डाइप्लॉइड होगा, लैकोपेरॉन के लिए। तो इसके अंडर जो भी जीन डुप्लीकेशन होगा, जो भी जीन का डाइप्लॉइड कंडीशन प्रेजेंट होगा वो लैकोपेरॉन के जीन्स के लिए होगा। तो इन दोनों ही स्ट्रेन के जेनोटाइप को अगर देखा जाए तो ये मेरोडाइप्लॉइड में ये दोनों ही जेनोटाइप प्रेजेंट होंगे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन का एक्सप्रेशन किस तरीके का होगा इन तीनों ही स्ट्रेन में। साथ ही साथ ये जो प्लस से रिप्रेजेंट किया गया है ना, O प्लस, Z प्लस, I प्लस, ये सारे वाइल्ड टाइप जीन को रिप्रेजेंट किया गया, यानी वाइल्ड टाइप रिप्रेसर है, ये वाइल्ड टाइप बीटा गैलेक्टोसिडेज है, वाइल्ड टाइप लैक ऑपरेटर है। नेगेटिव से जो भी रिप्रेजेंट किया गया है ये म्यूटेंट कंडीशन को बताया गया है और यहाँ पे C से जो रिप्रेजेंट किया गया ये भी म्यूटेंट कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर का। इसको आप डिटेल में देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज में। अब हम देखते हैं कि इसमें एक्सप्रेशन किस तरीके का होगा। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन का एक्सप्रेशन पूछ रहा है और वही जीन यहाँ पे म्यूटेटेड है। तो अब अगर ये जीन ही म्यूटेटेड है तो इसका प्रोडक्ट का कोई एक्टिविटी होगा नहीं। तो अब आगे हमें कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है कि ऑपरेटर कैसा है, रिप्रेसर कैसा है, प्रोमोटर कैसा है। कोई भी कंडीशन इस जीन से एक्टिव प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्सप्रेशन तो करवा नहीं सकता। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पहले वाले कंडीशन में क्योंकि बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन म्यूटेटेड है यहाँ पे एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नो एक्सप्रेशन बोथ इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या दिखा रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो म्यूटेटेड है, ऑपरेटर और बीटा गैलेक्टोसिडेज का जो जीन है ये दोनों वाइल्ड टाइप है। ठीक है, तो क्योंकि रिप्रेसर हमारा म्यूटेटेड है इसका प्रोडक्ट जो होगा वो एक्टिव प्रोडक्ट नहीं होगा, इससे कोई एक्टिव रिप्रेसर नहीं बनेगा। एक्टिव रिप्रेसर अगर इससे प्रोड्यूस नहीं होगा वो ऑपरेटर सीक्वेंस से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इस ओपेरॉन का नेगेटिव रेगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन कभी भी नहीं होगा, चाहे मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। इस कंडीशन में क्या होगा, लैकोपेरॉन के जीन्स का एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिवली होता रहेगा। तो ओवरऑल क्या है इसका कंक्लूजन, म्यूटेटेड लैक रिप्रेसर है जिसके कारण मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो तो सारे कंडीशन में लैकोपेरॉन का एक्सप्रेशन होता रहेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। अब हम डी वाला देखते हैं। डी वाले में दोनों ही टाइप ऑफ जेनोटाइप प्रेजेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं हम। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर है, ये इन दोनों जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। यहाँ इस ऑपरेटर में बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन जो है वो म्यूटेटेड है, यानी कि इस ओपेरॉन को तो हम पहले भूल जाते हैं। ठीक है, इसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन का कोई काम नहीं है। जो भी अब एक्सप्रेशन होगा हमें इस बीटा गैलेक्टोसिडेज वाइल्ड टाइप जीन से देखना है, ये किस कंडीशन में एक्सप्रेशन शो करेगा। अब अगर मीडिया में लैक्टोज एब्सेंट है, यानी कि एलोलैक्टोज अगर नहीं बन रहा है, उस केस में क्या होगा, ये जो वाइल्ड टाइप रिप्रेसर प्रोटीन है, क्योंकि ये एक ट्रांस डोमिनेंट जीन है तो ये रिप्रेसर जीन जो है वो जो भी रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा वो इस ओपेरॉन को भी अफेक्ट कर सकता है और दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के ओपेरॉन को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एलोलैक्टोज के एब्सेंस में क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन इस वाइल्ड टाइप ऑपरेटर से बाइंड करेगा, जिसके कारण बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा इस ओपेरॉन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट होगा, यानी इंड्यूसिबल कंडीशन में, जब हम इंड्यूसर को मीडिया में प्रोवाइड करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा, एलोलैक्टोज बनेगा,
एलोलैक्टोज का काम क्या है? रिप्रेसर मॉलिक्यूल को इनएक्टिवेट करना, यानी कि अगर ये एलोलैक्टोज रिप्रेसर मॉलिक्यूल को, जो इसका प्रोडक्ट है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है तो ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल इस ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसके कारण लैकोपेरोन जीन्स का एक्सप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन जो कि ये वाइल्ड टाइप वाला है, इसका प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या है? इसे इंड्यूसर की ज़रूरत है, इंड्यूसर के प्रेजेंस में ही लैक्जेड जीन का एक्सप्रेशन होगा थर्ड वाले कंडीशन में अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें इन तीनों ही कंडीशन का, तो P1 कंडीशन में नो एक्सप्रेशन, P2 वाले में मीडिया में लैक्टोज रहे ना रहे हमेशा ही एक्सप्रेशन होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। और डी यानी मेरोडाइप्लॉइड वाले कंडीशन में क्या है? मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ही लैक्जेड एक्सप्रेस होगा। ठीक है, लैक्जेड एक्सप्रेस होगा, यानी कि ये क्या है? इंड्यूसिबल एक्सप्रेशन। तो तीनों कंडीशन को अगर देखा जाए तो ऑप्शन 1 जो है वो इस क्वेश्चन का सही है। सो ये CSIR जून 2017 में पूछा गया सी सेक्शन का क्वेश्चन है, यानी कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इकोलाई का मेरोडाइप्लॉइड स्ट्रेन है जिसका ये जीनोटाइप है। पूछ रहा है कि अगर ये 4 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इस मेरोडाइप्लॉइड स्ट्रेन को रखा जाए तो इस स्ट्रेन में बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, और इन 4 ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की एक्टिविटी को इन चारों एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। ओके, सो एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के बारे में पहले जानते हैं। कंडीशन ए के अकॉर्डिंग नो इंडक्शन है। नो इंडक्शन मतलब मीडिया में लैक्टोज एब्सेंट है, यानी कि नो एलोलैक्टोज। ठीक है, एलोलैक्टोज अगर नहीं रहेगा तो रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, यानी कि क्योंकि एलोलैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, ये मेरोडाइप्लॉइड कंडीशन में हमेशा ही नेगेटिव रेगुलेशन के चांसेस रहेंगे क्योंकि मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। अब हम इस जेनोटाइप को देखते हैं थोड़ा। ये ऑपरेटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर है। कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर के बारे में आप थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो में देख सकते हैं, इसे मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया है। तो ये एक म्यूटेंट कंडीशन है जिसपे रिप्रेसर प्रोटीन कभी भी बाइंड नहीं कर सकता है क्योंकि म्यूटेशन के कारण इसके सीक्वेंसेस में चेंजेस आते हैं। ये हमारा वाइल्ड टाइप ऑपरेटर है, यानी कि इस पे रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर सकता है और इंड्यूसर के प्रेजेंस में रिप्रेसर प्रोटीन इस पे बाइंड नहीं कर पाता। लेकिन ये जो हम जिस कंडीशन के बारे में अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये नो इंडक्शन का कंडीशन है। ओके, अब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के जीन को देखा जाए तो ये म्यूटेटेड जीन है और दूसरे ओपेरॉन पे वाइल्ड टाइप जीन प्रेजेंट है। क्योंकि क्वेश्चन हम यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज के कंटेक्स्ट में सॉल्व कर रहे हैं, अगर उस कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसिडेज का जीन ही म्यूटेटेड है तो कोई भी कंडीशन ले लो, इन चारों के चारों कंडीशन में कोई भी कंडीशन में ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम में किसी भी तरीके का एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो लैक ओपेरॉन से कोई भी क्वेश्चन आता है अगर वो किसी पर्टिकुलर जीन प्रोडक्ट के बारे में बात करता है और ओपेरॉन में वही जीन म्यूटेटेड दिख रहा है, तो उस ओपेरॉन को क्या ही अभी उस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है, चाहे फिर ऑपरेटर किसी भी तरीके का हो, रिप्रेसर किसी भी तरीके का हो, प्रमोटर किसी भी तरीके का हो, जीन अगर म्यूटेटेड है तो किसी भी कंडीशन में उससे एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इन चारों म्यूटेंट कंडीशन को जब हम स्टडी करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चारों ही कंडीशन के लिए ये जो पहला ओपेरॉन है ऊपर में, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने फर्स्ट शुरू में ही हमने इसे डिस्कस कर लिया और हमें समझ में आ गया कि इस ओपेरॉन से एक्टिव बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम तो नहीं बनेगा। तो अब ओवरऑल हमारा जो फोकस रहेगा ये दूसरे वाले ओपेरॉन पे रहेगा जिसमें वाइल्ड टाइप बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन प्रेजेंट है। हम देखेंगे कि इन चारों में से किस कंडीशन में ये जीन किस तरीके से बिहेव करेगा। सो फर्स्ट कंडीशन में ये ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर है जो कि इन दोनों जीन्स को रेगुलेट कर रहा है। अब इंडक्शन हो नहीं हो दोनों ही केसेस में इन दोनों जीन्स का कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा, लेकिन यहाँ बीटा गैलेक्टोसिडेज इस जीन से एक्टिव बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रोडक्शन नहीं होगा। सेकंड में वाइल्ड टाइप ऑपरेटर है जो कि इन दोनों जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नो इंडक्शन है, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है मीडिया में, एलोलैक्टोज सेल में फॉर्म नहीं हो रहा है, तो रिप्रेसर प्रोटीन कंटिन्यूअसली इस ऑपरेटर से बाइंड होगा और इन दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या है? द ओपेरॉन विच इज अंडर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, यानी वो ओपेरॉन जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन के अंडर से रेगुलेट हो रहा है, जैसे कि ये क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव ऑपरेटर है, तो ये ओपेरॉन में म्यूटेटेड बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन है, यहाँ पे एक्टिव बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बन पाएगा। और दूसरा ओपेरॉन जो कि जिसमें वाइल्ड टाइप ऑपरेटर है, वहाँ पे इस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का इसलिए एक्सप्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये ओपेरॉन इंड्यूसिबल कंट्रोल के अंडर है। ठीक है, और यहाँ पे इंडक्शन नहीं हो रहा है, तो ए वाले में अगर देखा जाए तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब कंडीशन बी देखते हैं। कंडीशन बी में है आईपीटीजी। ठीक है,
आईपीटीजी क्या है? आईपीटीजी है एनालॉग ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल का एनालॉग है। एंड इसका प्रॉपर्टी क्या है? इसका प्रॉपर्टी है कि ये मेटाबोलाइज नहीं होता है। ओके ये इकोलाई सेल में मेटाबोलाइज नहीं होता है और इसके कारण ये लैक ओपेरॉन का ज़्यादा देर तक इंडक्शन करके उस ओपेरॉन के जीन प्रोडक्ट्स ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर हमने एन मोल ऑफ आईपीटीजी से इसे इंड्यूस किया है, एन मोल ऑफ आईपीटीजी, तो क्योंकि ये सेल में मेटाबोलाइज नहीं होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लैक ओपेरॉन को इंड्यूस करके रखेगा। अब हम पहले कंडीशन में ऑब्वियसली यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्टिव नहीं है। सेकंड कंडीशन देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे आईपीटीजी इंड्यूसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करके रखेगा। ठीक है, ये एनालॉग है, इसका फंक्शन सेम वही है जो लैक्टोज का है, तो ये क्या करेगा? इनएक्टिवेट रिप्रेसर। ठीक है, तो क्योंकि रिप्रेसर इनएक्टिवेट है, ये इस ऑपरेटर पे जो कि वाइल्ड टाइप रेगुलेशन में है, इससे बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर खाली है, ये ओपेरॉन नेगेटिव रेगुलेशन के अंडर फॉल नहीं कर रहा है, इन दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन होगा और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन का प्रोडक्ट बनेगा। तो सेकंड कंडीशन का अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो एक्सप्रेशन फॉर लॉन्गर पीरियड इन कंपैरिजन टू एलोलैक्टोज बिकॉज आईपीटीजी कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रोडक्शन होगा। सी वाला सेम कंडीशन है, क्योंकि ये दोनों ही आईपीटीजी या लैक्टोज दोनों ही इंड्यूसर है, तो सेम बी जैसा कंडीशन ही होगा। यहाँ पे भी पहले ओपेरॉन का कोई काम नहीं है और दूसरे ओपेरॉन में इंड्यूसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा और इन दोनों जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? एक्सप्रेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड लेस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। शॉर्ट पीरियड क्यों? क्योंकि लैक्टोज तो मेटाबोलाइज भी हो रहा है सेल में, तो एक टाइम पे ये मीडिया से एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आईपीटीजी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे दोनों ये क्वेश्चन में ऑप्शंस अगर यहाँ पे देखा जाए तो एन मोल ऑफ आईपीटीजी एंड एन मोल ऑफ लैक्टोज, यानी दोनों का सेम क्वांटिटी लिया गया है एंड देन इंड्यूस किया गया है, तो ऑब्वियसली आईपीटीजी कितना भी एक्सप्रेशन करेगा लैक्टोज से बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि वो स्टेबल है, नॉन मेटाबोलाइजेबल है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का प्रोडक्शन होगा। अब आता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में पूछ रहा है कि एन मोल ऑफ लैक्टोज और एन मोल ऑफ ग्लूकोज दोनों को लिया गया है और इसे इंड्यूस किया गया है सेल में। पहला वाला ऑपरेटर किसी की काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ बीटा गैलेक्टोसिडेज इनएक्टिव है, जीन में म्यूटेशन है। सेकंड वाले में देखा जाए तो मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट है, तो क्या इस कंडीशन में सेल लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा? तो यहाँ पे ग्लूकोज एंड लैक्टोज जब ये दोनों ही प्रेजेंट है तो सेल ऑब्वियसली ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, क्योंकि ये सिंपल एनर्जी सोर्स है और ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पार्ट 2 ऑफ लैक ओपेरॉन, उसे ज़रूर देखिए। यहाँ वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया है क्यों ऐसा होता है कि ग्लूकोज लैक्टोज दोनों ही प्रेजेंट होते हैं सेल में। तो इकोलाई सेल ग्लूकोज को प्रेफर करता है यूटिलाइज करना, और इस ओवरऑल फेनोमेना का एक नाम भी है, वो है कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ओके, सो अब क्योंकि लैक्टोज सेल के थ्रू यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो लैक ओपेरॉन जीन्स का एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। ठीक है, नो एक्सप्रेशन, क्योंकि लैक ओपेरॉन जीन के एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है एलोलैक्टोज। सेल में अगर लैक्टोज की एंट्री ही नहीं हो रही है तो एलोलैक्टोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। इस कंडीशन में लैकोपेरॉन जीन का एक्सप्रेशन इंड्यूस नहीं होगा। ओवरऑल अगर इस डी कंडीशन का हम देखें तो उस कंडीशन में भी रिप्रेसर प्रोटीन जो होगा वो ऑपरेटर से बाइंड करेगा वाइल्ड टाइप वाले से, जिसके कारण इन दोनों जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ओवरऑल यहाँ पे कैटाबोलाइट रिप्रेशन के कारण बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये चारों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। इस बेसिस पे हम देखते हैं कि इन चार में से कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा गैलेक्टोसिडेज की एक्टिविटी को मेटाडाइप्लॉइड स्ट्रेन में अंडर दीज 4 कंडीशंस। ठीक है, पहला देखते हैं। पहले में दिखा रहा है कि कंडीशन ए बी सी तीनों में ही सेम लेवल ऑफ एक्सप्रेशन शो कर रहा है। ठीक है, हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना भी हमने अभी लिटरेचर डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग ए वाले में तो एक्सप्रेशन ही नहीं हो रहा है, बी और सी में हो रहा है, उन दोनों में भी इक्वल अमाउंट में एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। तो ये पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है ना, यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, इसे हम रूल आउट कर देते हैं। अब सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में क्या दिखा रहा है? ए कंडीशन में 0, चलो ठीक है, ये हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग है। बी वाले कंडीशन में, सी वाले कंडीशन में, डी वाले में, तीनों में दिखा रहा है। अब पहले बी और सी की बात करें तो इन दोनों में एक्सप्रेशन है और आईपीटीजी वाले में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो ऑप्शंस है ना, बी और सी वाला जो कंडीशन दिखा रहा है, यहाँ पे ये दो कंडीशंस हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। बाकी ये कंडीशन और ये कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग गलत होने चाहिए। ठीक है, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो 2 वाले को पहले तो मार्क करके रख लेते हैं, इसमें हमारे दो ऑप्शंस, दो कंडीशन वाले जो रिजल्ट्स हैं वो सही बता रहा है। ठीक है, अब हम थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड में क्या है? ए वाले में और डी वाले में, जहाँ हमारे अकॉर्डिंग तो एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए था, इन दोनों में ही थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन शो कर रहा है।
ठीक है। बी और सी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, दोनों में एक्सप्रेशन है, लेकिन आईपीटीजी में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लैक्टोज वाले में। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी ये जो दो ऑप्शन है ना, ये सही हो रहे हैं, और ये दो ऑप्शन जो हैं ये हमारे अकॉर्डिंग गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन को भी हम थोड़ा मार्क करके रख लेते हैं। सेम वही वाला केस हो गया हमारा 2 वाला, जहाँ पे दो ऑप्शन सही लग रहे हैं हमें और दो गलत लग रहे हैं। अब हम फोर्थ ग्राफ देखते हैं। अगर फोर्थ ग्राफ देखें तो इसमें तो केस ही उल्टा है। नंबर बी और सी का ही कंडीशन देख लो तो ये ग्राफ अपने आप गलत हो जाता है। एन मोल ऑफ आईपीटीजी, एन मोल ऑफ लैक्टोज कभी भी यूज करेंगे, आईपीटीजी के केस में ज्यादा एक्सप्रेशन होना चाहिए, पर यहाँ पे एकदम उल्टा केस दिखा रहा है, तो 4 वाला भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, अब 2 और 3 को अगर सही करने की बारी है, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, इसे सॉल्व करने के लिए हमने एक और बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा था, याद है? सेकंड वाले वीडियो में शायद हमने, हाँ सेकंड वाले वीडियो में हमने एक बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ा था, वो था लीकी एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरॉन। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया वहाँ पे, इसे जरूर देखिए, इसी के बेस पे ये क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज बहुत से लोगों ने इसमें गलती की होगी, और ये एक पॉइंट है जिसके कारण आपको 4 मार्क्स जून 2017 में आप इजिली ले सकते थे। लीकी एक्सप्रेशन क्या सजेस्ट करता है कि इंड्यूसर के एब्सेंस में भी लैकोपेरॉन जीन का लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन शो होता है, और कुछ मॉलिक्यूल्स लैकोपेरॉन जीन प्रोडक्ट्स के सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनिशियल इंडक्शन में हेल्प करते हैं। ओवरऑल फेनोमेना, ओवरऑल प्रोसेस क्या है वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं सेकंड पार्ट ऑफ लैकोपेरॉन में। खैर यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेम वही कंडीशन है। कंडीशन ए में नो इंडक्शन वाला कंडीशन है जहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है ही नहीं, और कंडीशन डी का देखा जाए तो यहाँ पे लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट हैं, तो लैक्टोज अगेन यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो इसे भी हम नो इंडक्शन जैसा ही केस समझेंगे। और यहाँ पे भी एलोलैक्टोज नहीं है, यहाँ पे भी लैकोपेरॉन जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। पर इन दोनों ही केस में, ए वाले और डी वाले दोनों ही केस में लीकी एक्सप्रेशन के कारण थोड़ा बहुत तो जीन प्रोडक्ट्स बन ही रहे होंगे। ठीक है, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो ए और डी दोनों में ही थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन होना चाहिए था, लेकिन 2 वाले में क्या दिखा रहा है, ए में एकदम 0 दिखा रहा है और डी वाले में थोड़ा सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तो 2 वाला ना सही, 2 वाला सही नहीं है हमारा। ओवरऑल अब अगर देखा जाए तो हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, ये सही हो जा रहा है। तो इस ओवरऑल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो थर्ड ग्राफ है हमारा, वो बहुत करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है लैकोपेरॉन के बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की एक्टिविटी को अंडर दीज 4 कंडीशन इन दिस मेडोडाइप्लॉइड स्ट्रेन। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में एक छोटा सा लूप होल है। लूप होल क्या है कि जब आप रसेल की आई जेनेटिक्स बुक में देखेंगे, वहां पे बताया है कि इन नो इंडक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग नो इंडक्शन लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन तो होता है, और किसी भी सेल में अराउंड 2 to 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ बीटा गैल, ठीक है, 2 से 3 मॉलिक्यूल बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रेजेंट होता है नो इंडक्शन कंडीशन में। ठीक है, पर अगर हम इंडक्शन का कंडीशन देखें, यानी कि जब हमने लैकोपेरॉन को इंड्यूस किया है, मीडिया में लैक्टोज प्रोवाइड किया है, उस केस में क्या होता है, 1000 फोल्ड एक्सप्रेशन होता है लैकोपेरॉन का। ठीक है, और ऐसे केस में सेल में अराउंड 1000 से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आपने ये थ्योरी लगाई और थर्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपने सही कर दिया, ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन में एक लूप होल था। थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए, अगर हमने इंडक्शन वाले कंडीशन यानी बी और सी को देखा और नो इंडक्शन वाला कंडीशन देखा ए और डी वाला, ठीक है, इसमें कहीं पे भी 1:1000 जैसा रेशियो देखने को नहीं मिल रहा है एक्सप्रेशन लेवल में। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आईपीटीजी और लैक्टोज वाले केस के कंपैरिजन में नो इंडक्शन वाला ऑलमोस्ट 1/3 एक्सप्रेशन दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे ये एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक लूप होल है जिसे यूज करके इजीली मार्क्स ऑब्टेन किया जा सकता था। यानी कि इस छोटे से लूप होल के कारण ये क्वेश्चन बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए देकर इससे क्वेश्चन मार्क्स लिया जा सकता था। ये क्वेश्चन सीएसआई जून 2019 का है, और ये क्वेश्चन भी सी सेक्शन का है। ठीक है, ये मैंने लैकोपेरॉन का जीन, सारे जीन किस तरीके से जिनोम में ऑर्गेनाइज होते हैं वो यहाँ पे दिखाया। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि बहुत से इकोलाई म्यूटेंट्स को आइसोलेट किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्क्रीनिंग की गई है, एंड देन किस तरीके का म्यूटेशन है उनके में, उस बेसिस पे उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरीज हैं? कुछ म्यूटेंट्स जो थे उनमें लैक रिप्रेसर जीन में म्यूटेशन था, कुछ म्यूटेंट्स में डिलीशन था इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ऑफ लैक ZYA। ये जो लैकोपेरॉन का जीन क्लस्टर है, इसके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के इमीडिएट डाउनस्ट्रीम में डिलीशन था। कुछ जो म्यूटेंट केसेस थे उनमें लैक वाई और लैक ए जीन का या तो कुछ पार्ट डुप्लीकेटेड था या पूरा का पूरा जीन डुप्लीकेटेड देखने को मिला था। ठीक है, पूछ रहा है कि इन चारों ही म्यूटेंट कंडीशन में किन कंडीशंस में लैकोपेरॉन जीन का कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होने का चांस है। तो ये सारे कंडीशंस को एक एक करके पहले तो डिस्कस करते हैं। पहला कंडीशन है पॉइंट म्यूटेशन इन लैक रिप्रेसर जीन। अब अगर लैक रिप्रेसर जीन में किसी भी तरीके का म्यूटेशन है, इसका मतलब क्या होता है, लैक रिप्रेसर जीन में अगर म्यूटेशन है मतलब इनएक्टिव रिप्रेसर
इनएक्टिव। इनएक्टिव रिप्रेसर क्या होगा, इस ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी कि इस केस में क्या होगा, नो नेगेटिव रेगुलेशन, नो नेगेटिव रेगुलेशन। अब अगर रिप्रेसर ही प्रेजेंट नहीं है ओपेरॉन को नेगेटिवली रेगुलेट करने का, इस कंडीशन में क्या होगा, लैक ओपेरॉन का कॉन्स्टिट्यूटिव, हमेशा ही लैक ओपेरॉन के जीन्स का एक्सप्रेशन होता रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, यानी मीडिया में अब लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, दोनों ही केसेस में लैकोपेरॉन जीन का एक्सप्रेशन होगा। सेकेंड वाले केस के अकॉर्डिंग लैक ZYA यानी कि लैकोपेरॉन का ये जो जीन क्लस्टर है, इनके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के इमीडिएट डाउनस्ट्रीम में डिलीशन अगर हो तो पहले तो ये प्रोकैरियोटिक सिस्टम है, प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है वो प्रोमोटर के इमीडिएट डाउनस्ट्रीम में होता है, तो कुछ यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होगा। ये ट्रांसक्रिप्शन, एक मिनट, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट हो गया, बोल रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के इमीडिएट डाउनस्ट्रीम, अगर इसका इमीडिएट डाउनस्ट्रीम देखा जाए तो क्या है, ये ऑपरेटर सीक्वेंस है, यानी इस ऑपरेटर सीक्वेंस में कहीं ना कहीं डिलीशन होगा, इसमें किसी भी तरीके का डिलीशन होगा। अगर ऑपरेटर में डिलीशन होता है यानी कि अगेन ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होगा वो इस ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ऑपरेटर के सीक्वेंसेस में चेंजेस आ जाएंगे। इस केस में भी क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी नो नेगेटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन नहीं होगा, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस केस में भी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। सेकेंड वाला केस है, थर्ड एंड सी एंड डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि लैक वाई यानी कि लैक परमिएज जीन और लैक ए यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज जीन का या तो कुछ पोर्शन या ये पूरा का पूरा जीन डुप्लीकेटेड देखने को मिला म्यूटेंट केसेस में, तो इन दोनों जीन के डुप्लीकेशन से कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का क्या लेना देना है, जीन के डुप्लीकेशन से उस जीन का एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे इस केस में कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन नहीं होगा। ओवरऑल अगर सारे ऑप्शन देखे जाएं तो ऑप्शन ए जो है जिसमें कि ए और बी वाला कंडीशन दिया गया है, ये और ये ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन CSI जून 2016 का है और ये डायरेक्टली लैकोपेरॉन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो सेकंड वाला जो वीडियो हमने डिस्कस किया है उसका थोड़ा बहुत जो भी थ्योरी है उसको आप यूज़ करके इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, एक तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी का हो, बायोटेक्नोलॉजी का हो, लाइफ साइंस का हो, जूओ बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री का हो, हर एक स्टूडेंट ने MSc तक में एक बार बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होता है, ठीक है। तो उस एक थोड़ा बहुत नॉलेज को यूज़ करके इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इकोलाई को ग्रो किया गया है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, ठीक है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। पहले वाले कंडीशन में इकोलाई को ग्लूकोज के प्रेजेंस में ग्रो किया गया है, ठीक है, मीडिया में ग्लूकोज एज अ कार्बन सोर्स प्रोवाइड किया गया है। दूसरे कंडीशन में मीडिया में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज प्रोवाइड किया गया है कार्बन सोर्स की तरह, और थर्ड वाले कंडीशन में इस इकोलाई कल्चर को फाज से इन्फेक्ट किया गया है। फाजेस क्या होते हैं, ये बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उसके मशीनरी को यूज़ करके लार्ज नंबर ऑफ फाज प्रोजेनी बनाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों ही कंडीशन में बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व किस तरीके का होगा वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक नॉलेज हमें होना ज़रूरी है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का। मैं उसे यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझाती हूँ। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कैसा होता है, बेसिकली एक सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व होता है, इसमें 4 फेजेस होते हैं और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि सेल में किस तरीके का, कितने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बढ़ते टाइम के साथ साथ सेल किस तरीके से ग्रो हो रहा है, नंबर ऑफ सेल किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसे ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें 4 फेजेस होते हैं। ये जो पहला फेज है ये हमारा लैग फेज, ठीक है। लैग फेज में क्या होता है, जनरली बैक्टीरिया को जब हम इनोक्यूलेट करते हैं किसी भी मीडिया में, किसी भी ग्रोथ मीडिया में, वहाँ पे वो पहले एक्लिमेटाइज करता है, डालते के साथ मीडिया में वो ग्रो करना स्टार्ट नहीं कर जाता, तो वो थोड़ा एक्लिमेटाइज होता है, उस टाइम ग्रोथ कम होता है, देन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और इसी कारण से सेल डेंसिटी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, सेल नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसीलिए ये फ्लैट दिखता है। लैग फेज का जो हमारा कर्व है ये फ्लैट दिखता है, ठीक है। देन आता है हमारा लॉग फेज। लॉग फेज में क्या है कि बैक्टीरिया हमारा मीडिया में अब कंप्लीटली एक्लिमेटाइज कर गया है, अब वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है 2 to the power n के रेट पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल नंबर में इंक्रीमेंट होता है लॉग फेज में।
फिर टाइम आएगा, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होने लगेंगे, बैक्टीरियल सेल ग्रोथ कम होने लगेगा, साथ साथ अब बैक्टीरियल सेल डेड होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आता है हमारा स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे ग्रोथ तो होता है पर इतना स्लो होता है, साथ ही साथ बैक्टीरियल सेल डेथ भी हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट सेल में देखने को नहीं मिलती है और इसके कारण ये फ्लैट, अगेन ये फ्लैट दिखता है और ये हमारा स्टेशनरी फेज को रिप्रेजेंट करता है। देन एक टाइम आएगा जब मीडिया से एकदम न्यूट्रिएंट एग्जॉस्ट हो जाएगा, सेल में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, सेल डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब सेल ग्रोथ नहीं होगा यहाँ पे। इस केस को हम बोलते हैं डेथ फेज या फिर डिक्लाइन फेज। तो ये 4 ग्रोथ फेजेस हैं, यही ऑल्टर होंगे किसी भी तरीके का हम ग्रोथ मीडिया में क्या उसे कार्बन सोर्स दे रहे हैं, क्या फूड सोर्स दे रहे हैं, किस तरीके का वो कल्चर है। अब उसके ग्रोथ पे इन सारे फेजेस पे क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे वो हम देखते हैं इन तीनों ही एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। तो ग्लूकोज के केस में क्या होगा, बैक्टीरिया नॉर्मल ग्रोथ फेज ही दिखाएगा अपना सारा। पहले वो ग्लूकोज मीडिया में उसे इनोकुलेट किया जाएगा, शुरू में कम ग्रोथ होगा एंड देन धीरे धीरे वो लॉग फेज में चला जाएगा, ग्लूकोज डिप्लीट होगा, स्टेशनरी फेज में जाएगा एंड देन डिक्लाइन फेज में। ओके, तो इस तरीके का कुछ ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलेगा। जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों ही प्रेजेंट होंगे मीडिया में, तो ये पहले क्या करेगा, हमने देखा है कि कैटाबोलाइट रिप्रेशन के केस में क्या होता है, जब भी मीडिया में कार्बन सोर्सेज या कोई भी न्यूट्रिएंट सोर्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया ऑब्वियसली पहले इजी न्यूट्रिएंट सोर्स को यूटिलाइज करेगा, जो कि उसे ईजिली कम एनर्जी यूटिलाइज करके और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ ग्लूकोज और गैलेक्टोज को देखा जाए तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। यहाँ पे सबसे पहले वही केस होगा, थोड़ा सा लैग फेज दिखेगा, देन लॉग फेज होगा, फिर ये स्टेशनरी फेज होगा। जैसे ही स्टेशनरी फेज में आएगा, अब ग्लूकोज मीडिया से एग्जॉस्ट हो चुका है, पर बैक्टीरिया के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो अब गैलेक्टोज को एज अ कार्बन सोर्स यूटिलाइज करना स्टार्ट करे। तो यहाँ से एक और फेज देखने को मिलेगा, अगेन एक लॉग फेज देखने को मिलेगा, और जब ये गैलेक्टोज ओवर हो जाएगा ना, तो फाइनल स्टेशनरी फेज आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, बाईफेजिक कर्व। बाईफेजिक कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये एकदम डुप्लीकेट टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है। एक दो दो लैग फेज दिखेंगे, लैग फेज नहीं बट दो दो लॉग फेज दिखेंगे, दो दो स्टेशनरी फेज दिखेंगे, इस तरीके का, इसे हम बाईफेजिक कर्व बोलते हैं। अब आता है थर्ड कंडीशन, फाज इन्फेक्शन का। फाज के इन्फेक्शन में क्या होगा, बैक्टीरियल फाजेस का क्या काम होता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना, उनकी मशीनरी को यूज करना, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाना एंड देन सेल को लाइस करके प्रोजेनी को रिलीज कर लेना। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, बैक्टीरियल सेल तो इजीली ग्रो कर रहे हैं, खूब ग्रो कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब इन सेल की लाइसिस होगी और वायरल प्रोजेनी जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो लाइसिस होगी तो अब यहाँ पे इमीडिएट अचानक से एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, अचानक से डिक्लाइन देखने को मिलेगा क्योंकि अब ये सारे के सारे सेल लाइस हो चुके हैं। तो ये हो गया फाज वाले इन्फेक्शन के केस में, जहाँ पे ग्रोथ भी दिखेगा और लाइसिस के बाद अचानक से सेल नंबर में डिक्लाइन और 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि फाज इन्फेक्शन है, ऑलमोस्ट सारे के सारे सेल्स किल हो जाएंगे। ये तीनों ग्राफ को अगर देखें तो ग्राफ बी जो है, जो कि लॉग फेज और स्टेशनरी फेज को शो कर रहा है, ये ग्लूकोज वाले कंडीशन का है। ग्राफ ए यहाँ पे बाईफेजिक टाइप का दिखने को मिल रहा है, ये हमारा ग्लूकोज गैलेक्टोज वाला है, और ये जो सी वाला है ये फाज वाले कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नंबर 2। Thank you so much for your patience. I hope this video was useful. If you have any question, please feel free to comment in the comment section. Also, do not forget to like the video and subscribe my channel to get updates on my latest lecture videos. Thank you.